नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग एएलपी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का। इसमें दिया हुआ 75 प्रश्नों को फुल सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 5 गुनी है, प्रत्येक में 21 जोड़े पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि दूसरी संख्या बराबर कितना है, x है। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुना बोल रहा है दूसरी से, तो ये हो जाएगा 5x। क्या है, 5x। अब प्रत्येक में 21 जोड़ना है, तो दूसरी संख्या में अगर जोड़ते हैं x प्लस 21, अब पहली संख्या में भी जोड़ते हैं 5 प्लस 21, दोनों में जोड़ दिए। कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी की दुगनी हो जाती है, तो x प्लस 21 जो है दूसरी संख्या उसकी ये दुगनी हो जाती है। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस ये 2x जो है, दो अंदर जाके ये माइनस 2x हो जाएगा, बराबर होगा 42 माइनस 21। x बराबर होगा 21/3 बराबर 7 आ जाएगा। यानी हमारा दूसरी संख्या 7 आ गया है। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगा, पहली संख्या है 5 गुना x, यानी 5 गुना 7 कितना हो जाएगा, 35। और यही जो है सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि दूसरी संख्या जो है x है वो 7 है, तो 35 बड़ा है 7 से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि x बराबर 3/2 के स्क्वायर गुना 2/3 के पावर -4 हो, तो x के पावर -2 का जो है वो मान क्या होगा। सबसे पहले तो x बराबर 3/2 के पावर जो है वो क्या है, स्क्वायर गुना 2 के पावर 3 के पावर -4 है। इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 -2 कर देते हैं, उलट देंगे। अंदर अगर उल्टते हैं तो बाहर जो है वो माइनस में हो जाता है, और गुना 2 के पावर 3 -4 है। अब दोनों क्या है, गुना में सेम है अंदर, तो इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और -6 लिख सकते हैं। ये जो है ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में है, लेकिन ये जो सेम है ये हो जाएगा कितना, 2/3 के पावर -6। ये हो गया x बराबर आ गया। अब कह रहा है x के पावर -2 है, क्या है, x के पावर 2 निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 के पावर 3 और -6 के पावर निकालना है -2, तो ये हो जाएगा कितना, 2/3 के पावर -6 और गुना -2, तो ये हो जाएगा +12। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, +12 में आंसर है सी। क्या है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रेखा जो बिंदु 3 और 5 से गुजरती है तथा रेखा x + 5/-4 = 0 के लंबता है, ये समीकरण जो है वो कौन सा होगा। तो ये इसे करते हैं कि अगर रेखा x + 5/-4 = 0 के लंबता रेखा है, तो हो जाएगा 5x - y - k = 0, जो बिंदु कितना से गुजरेगा, 3 और 5 से गुजरेगा। यहाँ पर 3 और 5 के मान रख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 3 - 5 k = 0, क्योंकि 3 और 5 जो है वो ये x और ये क्या है, ये y है, रख दिए। तो ये हो गया 10 - k = 0, k बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो अभिष्ट रेखा जो होगा 5x होगा, 5x - y - 10 = 0, 5x - y - 10 = 0। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न है कि यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी। अनुपातिक योग की अगर बात करें तो 9 + 5 कितना हो जा रहा है, 14 हो रहा है। छोटे टुकड़े की अगर लंबाई की बात करें तो 5/14 गुना कितना, 154 मीटर लंबी है, तो ये हो जाएगा 55 मीटर। क्या है, 55 मीटर। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्रों की औसत जो है अंक कितने थे। तो छोड़ने वाले विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक निकालना होगा, प्राप्तांक तो कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 24 तो था जब 25 लोग था तब, लेकिन जब वो गया तो बच गया 24 गुना 25। क्या है, 24 लोग बच गया और 25 जो है वो औसत हो गया। तो ये इसे घटा देंगे, 25 गुना 24 के 24 गुना प्लस, तो ये जो हमारा आएगा वो 0 आ जाएगा। यानी जो विद्यार्थी छोड़ा उसका 0 अंक था। अब शामिल होने वाले विद्यार्थी को क्या करना है, तो यह है 25 गुना 24.8 हो गया औसत, तब जब एक आदमी शामिल हुआ, 24 से 25 बचा। लेकिन पहले कितना था जब वो नहीं शामिल था, तो 24 गुना
25 था। तो जब इसे करेंगे तो ये 620 माइनस 600 आएगा, तो ये बचा कितना, 20 बचा। क्या है, 20 बचा। तो औसत जो होगा कितना होगा, औसत बराबर जो होगा 20 इसका, और जो छोड़ा आया उसका 20, और जो छोड़ा वो 0 बटा 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा सी, लाई हरौबा। क्या है, लाई हरौबा जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। साजिबू चेराओबा मणिपुर की मेहती जनजाति द्वारा नववर्ष उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व है। कांग चिंगवा जो है मणिपुर के मेइती हिंदुओं द्वारा जुलाई में आयोजित किया जाने वाला जो है वो क्या है, रथ यात्रा है। और हार्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड के स्थापना दिवस पर दिसंबर को प्रारंभ किया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो एंथ्रासाइड निम्न श्रेणी का कठोर कोयला है, ये गलत है। एंथ्रासाइड जो है उच्च श्रेणी की जो है ये कोयला है। धातु कर्मीय कोयला, बाल्या भट्टी में लोहे को गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सही है। लिग्नाइट निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है, ये भी सही है। बिटुमिन्स कोयला व्यवसायिक उपयोग के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला, ये भी सही। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोयला जो है वो 4 वर्ग में होता है, कौन कौन, एंथ्रासाइड, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइड कोयला काला और चमकीला होता है, इसमें आर्द्रता बहुत कम होती है, इसे शीघ्रता से जलाया नहीं जा सकता है। एंथ्रासाइड कोयला एक बार जलाने पर काफ़ी देर तक जलता रहता है और अत्यधिक ऊष्मा देता है और धुआं जो है वो कम देता है। बिटुमिन्स कोयला जो है इसमें कोयला का परसेंटेज जो है 40 से कितना होता है, 80% तक कार्बन होता है, इसमें वाष्पशील पदार्थ सबसे अधिक होता है। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार खाली स्थान लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, देवनागरी में। क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार जो है कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, कुछ रेलगाड़ियां जो है वो कार है। अगर कुछ रेलगाड़ी है तो वो है क्या है, कुछ कार है। कुछ रेलगाड़ी जो है कार है, ये रेलगाड़ी है। कुछ कार जो है वो ट्रक है, कुछ कार जो है वो क्या है, ट्रक है। क्या है, ट्रक है। उसके बाद कह रहा है कुछ ट्रक जो है वो जहाज है, कुछ ट्रक जो है वो जहाज है। तो निष्कर्ष में कुछ रेलगाड़ियां जो है वो जहाज है, बिल्कुल नहीं। कुछ जहाज कार नहीं है, कुछ जहाज जो है वो कार नहीं है, ये हमारा भी गलत है। कुछ जहाज कार नहीं मतलब कुछ जहाज है, ये भी सही नहीं बैठा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, न तो निष्कर्ष 1 और ना ही जो है 2 अनुसरण कर रहा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स उसी भाग के रूप में छुपी है, आकृति के घुमाने की जो है अनुमति नहीं है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह को। तो यहाँ 9000 से 7200 गया है, 9000 से क्या है 7200 गया, तो गुना कर देंगे 08 से, तो ये आ रहा है 7200। अगर 7200 को अगर हम गुना करते हैं 08 से, तो ये आ रहा है 5760 आ रहा है। तो 5760 से भी अगर करेंगे 0.8 से, तो ये आ जाएगा 4608। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि 2 अक्टूबर 2003 को गुरुवार है तो 15 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर 2010 तक, यानी 2 अक्टूबर 2003 से लेके 2 अक्टूबर 2010 तक के विषम दिनों की संख्या, तो 7 साल तो ये हो गया। अब प्लस इसमें जो है 2 लीप ईयर आएगा। कौन कौन आएगा, एक 4 आएगा, एक 8 आएगा, 2004 और 2008, तो 2 जो है लीप ईयर, तो कितना होगा 7 दून 9 हो गया। 9 को अगर भागा देंगे 7 से, तो हमारा 2 दिन जो बचेगा वो क्या बचेगा, विषम दिन बचेगा। 2 दिन विषम दिन बचेगा। अब 2 अक्टूबर के कौन सा दिन हो गया, 2 अक्टूबर 2010 को हो गया गुरुवार, गुरुवार था प्लस 2 दिन यानी शनिवार हो गया। क्या है, शनिवार। अब 2 अक्टूबर के निकल गया, लेकिन हमें क्या करना है, 2 अक्टूबर 2010 से आना है किसमें, 15 जुलाई 2010 तक के विषम दिनों की संख्या देखना है। तो अक्टूबर जो हमारा है वो कितने दिन लिए, 2 हुआ। सितंबर का जो है विषम दिन वो कितना होगा, 2 होगा। अगस्त का कितना होगा विषम दिन, 3 होगा, क्योंकि अगर सितंबर की अगर बात तो है 30 दिन का होता है, तो अगर जोड़े तो 7 28 2 होगा। अगस्त 31 दिन का है तो 7 28 ये 3 31 होगा। और जुलाई जो कह रहा है वो कितने
15 जुलाई के, तो 31 में से 15 घटाएंगे तो ये भी 2 आएगा, यानी सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 2 4 3 7 9, 9 में से 7 भागा देंगे, फिर बचा 2 दिन, क्या है 2 दिन बचा, वो विषम दिन, क्या है विषम दिन। लेकिन अब जुड़ेगा नहीं, जो शनिवार हमारा आया है तो ये पीछे जा रहे हैं, 2 अक्टूबर से देखिए 15 जुलाई पीछे जा रहे हैं, तो शनिवार से 2 घटा देंगे तो हमारा जो ये बचेगा वो कितना बचेगा, गुरुवार, क्या है गुरुवार। तो आंसर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, गुरुवार आएगा। डी जो है वो सही हो जाएगा, 12 के डी होगा। 13 नंबर प्रश्न पे अगर आते हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का जो है चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगी, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 13 के कौन सा होगा, वो होगा बी होगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये इधर है तो ये इधर आ रहा है, फिर यहाँ फिर यहाँ, तो ये जो हमारा होगा वो बी होगा। उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच है, महिला, प्राध्यापक, खिलाड़ी, और इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर मान लिया कि महिला है तो महिला खिलाड़ी भी हो सकती है, खिलाड़ी भी हो सकती है या प्राध्यापक भी हो सकती है। हम खिलाड़ी जो है वो महिला भी हो सकती है या प्राध्यापक भी हो सकती है, तो हमारा जो है एप्रोप्रिएट आंसर जो हो रहा है वो बी हो रहा है। प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पे काम करता है, प्रेशर कुकर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान। प्रेशर कुकर दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान पर काम करता है। प्रेशर कुकर के बंद होने पर दाब अधिक हो जाता है, जिससे तापमान का मान अधिक हो जाता है, यानी P प्रोपोर्शनल टू जो होता है क्वथनांक होता है, क्या है क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर मान लिया कि दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब बराबर होगा क्या, बल बटा क्षेत्रफल होता है, क्या है बल बटा क्षेत्रफल होता है। प्रेशर कुकर के ताप 120 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब 2 वायुमंडलीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिरोसा, क्या है सिरोसा। आहार नाल की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुद्दा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। आहार नाल की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है और सबसे जो बाहरी परत है वो सिरोसा है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत या जिगर है। यकृत शरीर के सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री भी है, और मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है वो है अग्न्याशय है। मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 17 के सी होगा। फुफ्फुस धमनी में जो होता है वो अशुद्ध रक्त बहता है, क्या है अशुद्ध रक्त बहता है। सीरा में जो है अशुद्ध बहता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है सीरा, एक होता है धमनी, क्या है धमनी। इसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है, रक्त बहता है। लेकिन दोनों का जो है एक एक अपवाद है। अगर कहा जाए तो फुफ्फुस जो है, फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त बहता है, क्या है शुद्ध रक्त बहता है, जबकि इसमें कहा जाए फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में जो है वो बहता है शुद्ध रक्त, क्या है अशुद्ध रक्त बहता है। मानव हृदय में 2 बल्ब और 4 कोष्ठ होते हैं, क्या है 2 बल्ब और 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में बायां भाग शुद्ध रक्त का और दाहिना भाग जो है अशुद्ध रक्त भाग है, तो आंसर हमारा यहाँ सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि 60 वाट के एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया हो, यानी 60 वाट का जो है एक रेडियो 50 घंटा चला हो तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, ये हो गया 3000, तो 3000 किलो वाट को 3000 जो हो गया हमारा कितना वाट हो गया, कितना वाट हो गया, इसको लिख सकते हैं 3 किलो वाट, यानी 3 यूनिट, क्या है 3 यूनिट जो है वो उठा है। आंसर हमारा हो जाएगा 18 के ए, क्या होगा 18 के ए आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है। वाष्प से जो है वो सीधे बदल जा रहा है ठोस में, क्या है वाष्प से सीधे ठोस में बदल जा रहा है, इसे बोलते हैं क्या है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन के उल्टा, यानी क्या होगा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जो होगा यहाँ व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन, क्या है ऊर्ध्वपातन, यानी डिसब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन, या कभी कभी जो दिया रहता है निक्षेपण, क्या है निक्षेपण भी दिया रहता है चॉइस में। सब्लिमेशन का क्या काम है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन का मेन कार्य क्या है कि सीधे जो है ठोस
ठोस से क्या बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कपूर, कपूर क्या है, उसे गर्म कीजिए तो सीधे वो गैस में बदल जाता है। तो ये है ऊर्ध्वपातन। और जो सीधे ठोस से क्या है, वाष्प से ठोस में आ जाता है, उसे व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, डिसब्लिमेशन कहते हैं या निक्षेपण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सा भिन्न है जो 13/19 के बराबर नहीं है? 13/19 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखना है कि अगर 13/19 को 3/3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 39/57। अगर उसी को अगर हम गुना करते हैं 13/19 को 7/7 से, तो ये हो जा रहा है कितना, 91 बटा कितना हो जा रहा है, 133 हो रहा है। उसी तरह अगर हम गुना करते हैं 13/19 को 15 गुना 15, तो ये आ रहा है 195, अब बटा कितना आ रहा है, 285, जबकि चॉइस में दिया हुआ है कितना, 195/247। तो हमें यहीं पर जो है ये मिल जा रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर/आवर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर/आवर की गति से चलाया है? तब वास्तविक चाल जो है x किलोमीटर/घंटा है। अब समय बराबर जो क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब कह रहा है 240/x माइनस 240/x प्लस 3 बराबर क्या होगा, 4। क्यों होगा कि पहले जो चलाता था जिस स्पीड से 240 किलोमीटर तय करने में, उसमें से घटा देंगे जब वो क्या है, स्पीड बढ़ा दिया है, तब कितना घंटा का बचत हो रहा है, 4 घंटा का बचत हो रहा है। तो वही निकालना है हमें, ये आ गया तो x का मान निकालना है। तो x के मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 240 गुना x प्लस 3 माइनस x बटा x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसे और सोल्व करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 240 गुना 3 बटा 4 बराबर हो जाएगा 60 गुना 3, यानी आंसर जो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 12 गुना 15। तो ये हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा 12 प्लस 3, x का जो मान हो जाएगा वो 12 किलोमीटर/घंटा होगा। क्या होगा, x का मान जो होगा 12 किलोमीटर बराबर होगा। आंसर हमारा ये हो जाएगा सी। चलिए 22 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ जो है वो क्या हो जाएगा, सीधे 650 के 72% निकाल देना है। हमारा जो है आंसर आ जाएगा कितना, 468, वही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम प्राप्त करने के लिए 72% चाहिए। 650 जो है मैक्सिमम अंक है, तो 72% 468 अंक होगा। कौन सा कथन हमेशा सत्य है, कौन सा कथन हमेशा सत्य है? तो समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आयत में सम्मुख कोण समान होते हैं और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होता है, ये भी सही है। पतंग के विकर्ण समकोणों पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्या है, ए सही हो जाएगा, यानी तीनों जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। तो आइए यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले ले लेते हैं एलसीएम। क्या है, एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और 1 माइनस जो है वो साइन थीटा के। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा अगर कट जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा दिया हो तो कट क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्या है, माइनस जो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्या है, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो प्लस जो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा। इसे और जब सोल्व कीजिएगा तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा ये हो जाएगा कितना,
कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस जो है 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा। इसे और सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा आएगा। क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है, CRR का पूर्ण रूप क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक भाग RBI के पास नगद स्वरूप जमा रखना अनिवार्य होता है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात CRR कहा जाता है। CRR की दर जितनी ऊंची होती है, बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है, जिससे बैंक कम राशि उधार दे सकते थे। CRR अगस्त 2023 के अनुसार जो है वो कितना है, वो 4.50% है। किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था, और इसका जवाब हो जाएगा 1919 से 1922 ईस्वी तक। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला था। जून 1920 में इलाहाबाद सम्मेलन में असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय मुक्केबाजी MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अनब्रेकेबल। क्या है, अनब्रेकेबल। मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाज हैं जो मणिपुर राज्य के हैं। मैरी कॉम ओलंपिक सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीत चुकी है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कछुआ, हैचलिंग, तो खरगोश क्या होगा, खरगोश होगा कीटन। क्या है, कीटन। जिस प्रकार मतलब हैचलिंग मतलब होता है अंडों से निकलना के माध्यम से कछुआ का विकास होता है, उसी प्रकार कीटन मीन्स बच्चा जन्म के समय से खरगोश का विकास होता है। चलिए, दर्पण के नीचे दिए गए चित्र के अनुसार PQ पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। और ये सही प्रतिबिंब जो होगा वो किस तरह होगा, अगर देखा जाए तो इस तरह होगा, ये होगा, इससे होगा ये और ये क्या होगा, इस तरह होगा। तो आंसर हमारा जो आएगा वो C आएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ से देखना है कि M से जो है वो क्या है, MQRT है, ये JNOQ है। यहाँ से M से जो J गया है वो -3 है। क्या है, -3 है। और J से G भी गया है वो -3 है, और G से D गया है ये भी -3 है। तो D से -3 जाएगा तो A निकल के आएगा। उसी तरह Q से N यहाँ पर देख रहे हैं, Q से N जो गया है वो भी क्या है, -3 है। तो यहाँ पर भी अगर हम H से -3 करेंगे तो हमारा आएगा E होगा, यानी सब -3 में है। तो I से भी करेंगे -3 F होगा, K से भी -3 करेंगे तो H होगा। आंसर जो निकल कर आ रहा है हमारा वो आ रहा है कौन सा, B आ रहा है। क्या है, B आ रहा है, क्योंकि ये सब जो है ये -3 का ही नतीजा है। T से Q गया ये भी -3 का ही है। एक निश्चित कूट भाषा में IDC को 216 लिखा जाता है, JBH को 320 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में GOF को जो है वो क्या लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना, IDC, I का जो मान होता है 9, इसका मान होता है 4, इसका मान होता है 3, इस तरह आप लिख लीजिए। अब देखिए कि यहाँ से 216 कैसे आ रहा है, 200 जो है 16 आना चाहिए। अब 216 जो है अगर 2 से भागा देते हैं तो 108 आता है। 108 अगर मान लिया कि 9 गुना 4 गुना 3 करते हैं, 4 तिया 12, बरनमा 8 से, यानी 108 आ रहा है। यानी हमारा क्या है कि इन सब को क्या है, गुना कर देना है, इन सब को गुना कर देना है, और उसके बाद 2 से भी और अलग से गुना कर देते हैं, तब आ रहा है 216। चलिए, उसी तरह JBH के बारे में सोचेंगे। JBH क्या है, ये आता है 10, ये आता है 2, ये है 8, और आना कितना है, 320 आना है। तो देखते हैं 10 10 18 2 20, 20 से हमें क्या लाना है, 320 लाना है अगर इस तरह। लेकिन 20 नहीं होगा, अगर 10 गुना 20 करते हैं तो 10 दूनी 20, अब 20 गुना 8 करते हैं तो 160, 160 से अगर करते हैं तो ये आ रहा है। तो ये गुना गुना का चिन्ह दे के 2 से करेंगे तो ये आ रहा है 320। यानी हमें क्या लिख करना है कि GOF को
इसका मान देना है, ये 7 होगा, ओ का 15 होगा, IF के 6 होगा। सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है, और गुना करने के बाद 2 से अलग से भी गुना कर देंगे, तो आंसर हमारा आएगा 630 गुना 2 बराबर 1260। क्या है, 1260 आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे पति की बेटी की बहन का बेटा है। सबसे पहले तो क्या है, सुनीता, सुनीता है, कह रहा है पति, कोई जो है उसके पति की बेटी, ये हो जाए पति की बेटी, कोई निगेटिव, बेटी की बहन, ये है, ये भी की बहन का जो ये हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये लड़का जो है वो बेटा है। उस लड़के के पिता, माने ये बेटा है तो इसका भी तो कोई पिता होंगे, ये पिता है, यानी ये जो है वो पति पत्नी, क्या है, पति पत्नी है। तो ये है उस लड़के के पिता का सुनीता से क्या संबंध है, इससे ध्यान दीजिएगा, सुनीता से देखना क्या है, सुनीता से क्या संबंध है। तो सुनीता के पति की बेटी, तो सुनीता की भी क्या हो गई, बेटी हो गई, और उसकी बहन है तो ये भी जो हो गई बेटी हो गई। अब बेटी के पति जो है वो क्या हो गया, दामाद, क्या हो गया, दामाद, यानी बेटी का पति हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 32 के ए हो जाएगा। क्या है, 32 के ए होगा। निम्नलिखित प्रश्न आकृति के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया गया है। दी गई विकल्प में आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। क्या है, डी हो जाएगा। दो प्रतिरोध जब समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो उनका अनुपात 2:3 है। उनसे प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात क्या होगा यदि इन्हें समानांतर क्रम में बैटरी से संयोजित किया जाता है। तो दो समानांतर, ये R1 है और ये जो है RT है, R2 है, और दोनों को जो क्या है एक बैटरी से जो है वो जोड़ा गया है। तो V बराबर होता है I1 R1 होता है, और ये I2 R2 बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि समानांतर क्रम में है। क्या है, समानांतर क्रम में जो होता है वो इसका जो होगा V1 और इसका भी होगा V2, दोनों बराबर होगा, V1 बराबर V2 बराबर होगा। तो V बराबर I1 R1 I2 R2 बराबर है। I1 बटा I2 बराबर हो जाएगा R2 बाई R1 हो जाएगा। R2 3 है, R1 जो है वो 2 है, तो अनुपात हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। pH का मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह क्षारीय स्थान को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है क्या है, तो वो क्षारीय विलयन का। pH का मान 7 से बढ़कर 14 है तो क्षारीय विलयन को दर्शाता है, और 7 से घटकर 4 हो जाएगा तो ये अम्लीय विलयन को दर्शाएगा, और अगर 7 है तो वो उदासीन होगा। यानी अगर pH स्केल पे देखा जाए यहाँ तो 0 से 7 के 0 से 14 के बीच में यहाँ अगर 7 है तो हमारा इधर जो होगा वो क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा। क्या है, अम्लीय विलयन होगा, और इधर जो है वो क्या होगा, क्षारीय विलयन। क्या है, क्षारीय विलयन। क्या है, क्षारीय विलयन। अगर कभी कभी पूछ दे रक्त का pH मान क्या होता है, pH मान क्या होता है, तो 7.4 होता है। क्या है, 7.4 होता है। अगला है, एक गेंद को 45 मीटर की ऊंचाई की सतह पर गिराई जाती है, वह समय क्या होगा जब वस्तु सतह पर पहुंचेगा। यानी h जो है वो कितना है, 45 मीटर है। u = 0 होगा क्योंकि वो ऊंचाई से जिस समय गिराया गया है वहाँ पे 0 है। तो गति के समीकरण h बराबर होता है ut + ½ gt² हो गया। u तो 0 हो गया, यानी हाफ जो होगा gt² होगा। t बराबर होगा √2h/g, यानी √2 गुना 45/10, यानी √9, यानी 3 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। अवतल दर्पण के पीछे आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुव P और फोकस F के बीच रखा जाना चाहिए। कहाँ, अगर मान लिया कि कोई अवतल दर्पण है, उसके पीछे आभासी और सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब, अगर मान लिया कि ये है क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हमारा H है, अगर यहाँ पर ये F है, क्या है, F है, और ये C है। अगर इसके बीच में यहाँ पर रखते हैं कोई वस्तु को, तो हम देखते हैं कि यहाँ से इस तरह के ये होगा, ये कहाँ से गुजरेगा, तो ये F से गुजर जाएगा। क्या है, F से गुजर जाएगा। ये है यहाँ पर इस तरह F से गुजर जाएगा। एक और जो लाइन होगा जो C से गुजरेगा और यहाँ से, और ये C से ही वापस आ जाएगा। इससे जो आगे बनता है, ये जो यहाँ पर कट रहा है, ये जो बन रहा है
यही हमारा जो है इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है कि ये आभासी, सीधा और आवर्धित बन रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ध्रुव P और फोकस F के बीच में होना चाहिए। ये ध्रुव जो है वो ध्रुव P और फोकस F के बीच, यहाँ पर क्या है P है और ये F है, इसके बीच में होना चाहिए। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा A। खाद्य श्रृंखलाओं में इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? इंटरलिंकिंग पैटर्न को, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य जाल कहा जाता है। क्या है? खाद्य जाल कहा जाता है। एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला की अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा? शैवाल होगा। से क्या है? वो होगा जलीय पिशु। जलीय पिशु, उसको क्या है? छोटी मछली खा जाएगा। क्या है? छोटी मछली खा जाएगा। और छोटी मछली को खा जाएगा कौन सा? बड़ी मछली। क्या है? बड़ी मछली। बड़ी मछली को खा जाता है कौन? बगुला। क्या है? बगुला। और बगुला, बत्तख, सारस जो भी होगा, बगुला भी होगा, बत्तख भी होगा और ये सारस भी होगा। तो ये सब खाद्य जाल है। क्या है? खाद्य जाल। पंकज एक कार्य को 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है और जगत उसी कार्य को 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करता है तो वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो यहाँ पर कह रहा है कि पंकज जो है वो कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता था। 6 × 5 कर देंगे, 6 × 5 तो कितना होता है? 30 दिन में पूरा कार्य को खत्म कर सकता है। जगत क्या कर सकता है? 4 × 8 में, यानी 32 दिन में। क्यों? क्योंकि 1/4 भाग 8 दिन में है, तो एक भाग कितना होगा? ये एक भाग के निकाला गया है दोनों को, तो एक भाग को ये 32 दिन में और ये 30 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 480। इतना क्या है? कार्य है। तो क्षमता क्या है? इसका क्षमता हो गया 16, इसका हो गया 15। अब कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर कर रहा है, तो 480 कार्य है, दोनों एक साथ मिलकर, तो 16 + 15 हो गया, यानी 480/31 बराबर हो जाएगा 15.48 दिन हो जाएगा। यानी कह रहा है कि उत्तर को 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित किया जा सकता है, तो 14.5 के करीब हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सॉरी, 15.48 है, तो ये हो जाएगा हमारा सी नहीं, डी होगा, 15.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 12,600 बराबर PQ गुना Q² गुना R² गुना S1 है, जहां PQ RS आरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य संख्या है, तो 3P + 2Q - R + S का मान जो है वो क्या होगा? तो क्रमागत तरह के अगर कहा जाए तो किस तरह इसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसे सबसे पहले गुणनखंड में तोड़ लेना होगा। अगर 2 से तोड़ेंगे तो 6300 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3150 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1575 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 525, फिर ये 5 से करेंगे तो 175 आएगा, फिर ये 5 से करेंगे तो 35 आएगा, फिर ये 7 से करेंगे तो एक बार में आएगा। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 1 लिख सकते हैं। हमें क्या है? ये दिया हुआ है, यानी P के पावर 3 गुना Q के पावर 2 गुना R के पावर 2 गुना S के पावर 1। यहाँ क्या है ना, बराबर बराबर कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? P बराबर हो गया 2, Q को बराबर करते हैं तो Q बराबर हो गया 2, R बराबर भी क्या हो जा रहा है? सॉरी, Q बराबर 3 हो गया, R बराबर क्या हो गया? 5 हो गया, और हमारा S बराबर जो हो गया वो 7 हो गया। क्या है? S बराबर 7 हो गया। QR को उलट कर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरफ बराबर करते हैं तो आइए इसका मान निकालते हैं। 3P + 2Q - R + S, यानी हो जाएगा 3 × 2 + 2 × 3 - 5 प्लस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 × 2 + 2 गुना 3 - 5 गुना 7, जब ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 14 के बराबर। आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 2 समानांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा एक ही ओर स्थित 2 बाह्य कोणों का अनुपात 3:5 है, तो इन दोनों कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से कितना बड़ा है? यानी 2 क्या है? रेखा है, समानांतर रेखा, उसे एक प्रतिच्छेदित कर रहा है तिर्यक रेखा, यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा, ये कोण 1, कोण 2, ये कोण 3 हो गया, ये कोण 4 हो गया, ये कोण 5 हो गया, ये कोण 6 हो गया, ये कोण 7 हो गया, और ये कोण जो है 8 हो गया। अब यहाँ से कोण 1 + कोण 3 बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ये 1 हो गया, और कोण 5 + कोण 7 बराबर भी क्या हो रहा है? 180 डिग्री,
ये 2 हो गया। अब कोण 3 प्लस कोण 5, कोण 3 प्लस कोण 5 जो है वो भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ही ओर के दो अंतःकोण जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब एक समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं तो कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 प्लस कोण 7 बराबर हो गया 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब कोण 1 प्लस कोण 7 अब प्लस कोण 3 को पास के क्या है 180 लाए थे तो 180 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 7 बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया 180 डिग्री। क्या है 180 डिग्री। जहाँ कोण 1 और 7 तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो बाह्य कोण है तो वो कह रहा है 7 प्लस 5 यूनिट बराबर कितना हुआ 180 डिग्री हुआ। एक यूनिट कितना के बराबर हो गया 180 अब बटा 7 5 12 से 15 डिग्री के पास। तो अभिष्ट अंतर कितना हुआ 7 माइनस 5 बराबर 2 यूनिट, यानी 15 गुना 2 बराबर 30 डिग्री। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा 30 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 का कोई हल नहीं तो के का मान निम्न में से जो है वो किसका अनुसरण करेगा। अगर कोई हल नहीं है तो इसका जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। यानी कह रहा है कि के स्क्वायर माइनस 4k लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ के कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा के माइनस 4 लेस देन 0 हो जाएगा। क्या है लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो है 0 से लेके के बड़ा होगा 0 से और 4 से छोटा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा बी। क्या है बी हो जाएगा। जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र के दुगने से 2 वर्ष कम होगी। जेरेमी की वर्तमान उम्र जो क्या होगा। तब माना कि जो है जेरेमी का वर्तमान आयु कितना है, आयु बराबर x वर्ष। क्या है x वर्ष किसका, तो ये जेरेमी का वर्तमान आयु x वर्ष है। तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। क्या है x प्लस 26 वर्ष। अब कह रहा है कि प्रश्न से 2 गुना x प्लस 8 यानी 8 साल बाद ये दुगना हो जाएगा, उसमें से 2 घटा देंगे तो पिता का जो उम्र है x प्लस 26 तो है, उनका भी तो 8 साल बढ़ेगा तो ये प्लस 8 है। हमारा यही इंपॉर्टेंट जो है वो देखना होता है कि 26 तो जोड़े ही हैं प्लस 8 जो है वो भी जोड़ना है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 16 माइनस 2 बराबर x प्लस 34। 2x माइनस x बराबर 34 माइनस 14 ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या है 20 हो जाएगा। x बराबर जो हो जाएगा वो 20 आ जाएगा। तो जेरेमी की वर्तमान आयु कितना है 20 वर्ष है। 44 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खबरों में रहे देश में अवस्थित है माउंट ईबू। इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में जो है अवस्थित है। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया में हलमाहेरा द्वीप पर स्थित है। हलमाहेरा द्वीप पर कुछ दिन पहले इंडोनेशिया के माउंट मेरापी और रुआंग ज्वालामुखी में भी विस्फोट के कारण खबरों में रहा है। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला है पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्रेफायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रेफायर मिशन। और इसका सही जवाब हो जाएगा नासा के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। प्रेफायर का पूरा नाम है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द 4 इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। यह मिशन का प्राथमिक लक्ष्य पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में से अंतरिक्ष में उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभाव की जांच करना है। अगला प्रश्न है कि 8 लड़के जो है एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले 8 का स्थान दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और कर दीजिए यहाँ पर 8। क्या है 8 कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 8। 3 3 6 2 8 है। अब कह रहा है कि ए और एच पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठे हुए हैं। अगर मान लें कि यहाँ पर ए बैठे हैं तो यहाँ पर एच बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि ई जो है ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी है, लेकिन कहाँ ये अभी नहीं पता चल रहा है। सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पे है। एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। ये इधर जो हो रहा है वो दायां होता है। क्या है दायां होता है, और यहाँ जो होता है वो बायां होता है। एफ जो है ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी एफ जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या है बैठा हुआ है। अब इसी से हमें और ऊपर चलना है। ऊपर में देखिए कह रहा है कि ई और एफ जो है बी के निकटतम पड़ोसी है, तो बी यहाँ होगा और यहाँ जो होगा ई होगा, क्योंकि बी और एफ जो है निकटतम पड़ोसी है। एफ का तो हमें सीट फिक्स हो गया, क्योंकि ए के जो बैठा हुआ है कहाँ बैठा हुआ था, ए के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ था।
तो यहाँ एफ बी ई हमें मिल गया। उसके बाद कह रहा था कि सी बी के बाईं ओर चौथे स्थान पे है, बी के बाईं ओर चौथे स्थान पे 1 2 3 4, यानी सी जो है यहाँ पे बैठा हुआ था। उसके बाद डी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मैंने यहाँ पर नहीं बैठा हुआ, जब भी बैठा हुआ है वो क्या है, डी, वो यहाँ बैठा हुआ है। तो बीच वाला एक खाली है, वहाँ पर जी बैठा होगा। अब कह रहा है प्रश्न में कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, सी के ठीक जो है वो दाईं ओर जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है जी बैठा हुआ है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि शब्द क्वालिटी के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है क्वालिटी और इसे जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सरियाना है, ए आई एल क्यू टी यू बाई। यहाँ पर देख रहे हैं कि बाई का जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सभी का चेंज हो रहा है। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निर्णय और कथन का प्रश्न है कि देश के कई शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शहर के बीच केवल हाइब्रिड कारों को चलाने की अनुमति है। इसका अनुसरण करते हुए देश एम ने भी कुछ टियर 1 शहरों में लागू करने का निर्णय लिया है। कथन, देश एस के विपरीत देश एम के अधिकांश टियर शहरों में सार्वजनिक परिवहन अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है। दूसरा, हाल ही में रिपोर्टों के अनुसार देश एम में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण योगदानकर्ता परिवहन ट्रक और दोपहिया वाहन है। सही जवाब हो जाएगा ए। दोनों कथन जो है वो समर्थन नहीं कर रहा है। क्या है, दोनों नहीं कर रहा है। 49 नंबर प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ है 15M 17P 20S 25V, उसके बाद है तो यहाँ पर 15 से क्या है गया है 17, 17 से 20 यानी ये +2 +3 और ये +5, तो अगला जो होगा +7 होगा, यानी हमारे पास 27 तो आ गया। M से P गया है, M से P गया है +3, P से S गया है +3, S से भी गया है +3, इससे +3 करेगा तो 22 होगा, यानी 27 22। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, 25 से हमें 7 करेंगे तो 27 नहीं आएगा, 2 यहाँ जोड़ दिए, यहाँ 5 से 2 7 जोड़ना चाहिए, 25 से 7 से करेंगे तो ये 32 आएगा। आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा 32 22। 50 नंबर प्रश्न है कि ABCDF नामक 6 मित्रों की लंबाइयाँ अलग अलग है, लंबाई केवल 2 अन्य मित्रों से अधिक है। कह रहा है कि लंबाई केवल 2 अन्य मित्रों से अधिक है। सी की लंबाई 20 से कम है, सी की लंबाई जो है वो 20 से कम है, यानी 20 से कम है। एफ की लंबाई ई से अधिक है, एफ की लंबाई जो है वो क्या है, ई से अधिक है। डी की लंबाई ए से कम है, डी की जो लंबाई है वो ए से कम है, यानी ए से कम है डी की लंबाई ए से कम है। ई की लंबाई जो है से अधिक है। सभी मित्रों में जो है सबसे लंबा कौन सा है, ये प्रश्न में कह रहा है। तो ये से देखते हैं अच्छे से। प्रश्न में कुछ मिसप्रिंट था। डी की लंबाई केवल 2 अन्य मित्रों से अधिक है, 2 अन्य मित्रों से अधिक है, तो यहाँ तो बी और सी से हो गया। उसके बाद कह रहा है ई की लंबाई जो है वो ए से अधिक है, ई की लंबाई जो है ए से अधिक है। तो हमारे पास इस तरह बन के आ गया एफ ई ए डी और 2 मित्रों से अधिक, तो ये लंबाई हो जाएगा बी सी हो जाएगा। तो इस तरह बन गया। सभी मित्रों में सबसे लंबा कौन है, तो एफ जो है वो सबसे लंबा है, सी आंसर हो जाएगा। जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 मीटर चलती है। यहाँ पर ए से दक्षिण की ओर वो चलती है 349 मीटर। उसके बाद कहती है कि वह बाएं मुड़ती है और 129 मीटर चलती है। क्या है, 129 मीटर। पुनः बाएं मुड़ती है और कितना, 349 चलती है, कितना 349 चलती है। फिर वो दाएं मुड़ती है और 94 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 94 मीटर चलती है। क्या है, 94 मीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंचती है। कहाँ तक, बी तक पहुंचती है। बिंदु ए और बी से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो ए से बिंदु है तो 129, तो ये हो गया नीचे और प्लस ऊपर 94 चला है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगा 223 मीटर। और ए से किधर चल रही है, ए से ए बिंदु बी से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो किस दिशा में, तो ये पूरब दिशा में है, तो 223 जो है वो हो जाएगा पश्चिम दिशा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम। बिंदु बी से कितनी दूरी पर है, बिंदु ए बिंदु बी से पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूरब पश्चिम में अंदर कर रहा है बिंदु बी से, तो बी से दूरी 223 मीटर ये है और पश्चिम दिशा में है। अगर ये है इधर तो क्या है, पश्चिम ही दिशा में। हम देख कहाँ से रहे हैं, बिंदु बी से देख रहे हैं, तो हो जाएगा बी। किसी मशीन के गतिशील पुर्जों में प्रयुक्त 3 मुख्य स्नेहक कौन से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट। क्या है, तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट। स्नेहक होता है
जो क्या करता है कि घर्षणों को कम करता है। कौन कौन सा स्नेहक उदाहरण में है, तो ग्रीस, खाद्य तेल, मोबिल ऑयल, खनिज तेल, वनस्पति तेल, सिंथेटिक तेल, ग्रेफाइट, बोरान नाइट्रेट, ये सब जो है सभी स्नेहक के काम आते हैं। 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले कांच के एक समतल लेंस को मुख्य अक्ष लंब रूप तल द्वारा 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। इस प्रकार नए लेंसों की फोकस दूरियों का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि उसे काट दिया जा रहा है 0.1 मीटर फोकस दूरी वाला। तो आंसर जो होगा कि अगर इसे काटते हैं लंब रूप से तल द्वारा 2 बराबर भागों में, तो इसका फोकस दूरिया जो है बराबर हो जाता रहता है, तो 1:1 हो जाएगा। लेंस के लंब अक्ष के समानांतर कटने पर फोकस दूरी परिवर्तित नहीं होती है। इस प्रकार नए समतल उत्तल लेंसों की फोकस दूरियों को अनुपात 1:1 होता है। कभी कभी लेंस के फार्मूला पूछ देता है फोकस दूरी में, तो 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। कच्चा खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, और इसका सही आंसर होगा NaOH से। क्या है, NaOH से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में वसा तेल के हाइड्रोलिसिस के लिए किया जाता है, और पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी हम लोग कहते हैं। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n से संबंध क्या होता है, और इसका जो संबंध होता है Rn बराबर इप्सिलॉन नोट h स्क्वायर n स्क्वायर बट्टा e स्क्वायर पाई m होता है। यानी Rn जो होता है Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा 55 के वो C हो जाता है। उपयुक्त ग्राफ क्या दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, तो यहाँ पर एक समान जो है, एक समान क्या है, एक समान वेग हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, त्वरण जो है यहाँ पर शून्य हो रहा है। क्या है, त्वरण जो है वो शून्य हो रहा है, तो डी हो जाएगा। निम्न संख्या में कौन सी संख्या अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है, और इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा डी जो है अपरिमेय है। 4×64 को हम लिख सकते हैं 4, ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 4√4, यह जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी। दिए गए आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग क्या होगा। यहाँ जो माध्य होगा, माध्य वो क्या होगा, तो माध्य होगा 8, 10, 12, 12, 18 को जोड़ देंगे और बटा 6 से भागा देंगे, तो 72/6 यानी 12 आएगा। माध्यिका क्या आएगा, माध्यिका आएगा, इसे सजा देना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लें कि इसे 8, 10, 12, 12, 12 और 18 में इसे सजा देंगे। तो माध्यिका यहाँ पर कितना, 6 टर्म है जो सम संख्या है। तो माध्यिका होगा n/2 जो है पद होगा प्लस n/2 प्लस 1/2 होगा, यानी होगा 12 + 12/2 यानी 12 आ जाएगा माध्यिका। बहुलक क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा जो टर्म है तो वो 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। यानी तीनों का जो है वो 12 ही आंसर आया है। तो योग कितना होगा, 12×3 = 36, यानी 12, 12, 12 यानी 36 हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न पाई चार्ट उन उम्मीदवारों के वितरण को निरूपित करता है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए नामांकित थे, और उम्मीदवार जिन्होंने PQRST 5 भिन्न भिन्न संस्थानों में परीक्षा उत्तीर्ण की। पहला चित्र में कह रहा है 5 भिन्न भिन्न संस्थानों में नामांकित उम्मीदवार, क्या है, इसमें नामांकित किया है 7500, अब 5 भिन्न भिन्न संस्थानों में परीक्षा उत्तीर्ण किया है वो 4000। क्यू के बारे में पूछ रहा है, संस्थान क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें संस्थान क्यू में नामांकित उम्मीदवार निकालना है। क्या है, नामांकित, तो नामांकित कितना हुआ है 7500 का क्या हो जाएगा, 30%, क्या है 30%, तो ये हो गया कितना 2250। नामांकित इतना हुआ, उत्तीर्ण कितना हुआ, उत्तीर्ण जो हुआ 4000 कितना 24%, क्या है 24%, यहाँ देखिए 24%, ये हो गया 960। अब उत्तीर्ण का प्रतिशत करा, तो 960 उत्तीर्ण हुआ कितना 2250 में गुना 100 कर दीजिए, ये आ जाएगा परसेंटेज 42.7% उत्तीर्ण हुआ। अप्लाई किया था 2250, उत्तीर्ण हुआ 960, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर इसे 2553 कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती। 18% लाभ कमाने के लिए इस टीवी को विक्रय मूल्य कितनी होनी चाहिए। अब माना कि जो है ना क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 100 हो गया। अब लाभ इसको क्या है, लाभ बराबर 8%, हानि क्या है, हानि बराबर हानि 15%, क्या है 15%। अब 8% प्लस 15% बराबर क्या है 2553। लाभ हो रहा था 8%, लेकिन हानि भी हो रहा है 15%, अगर तब जब वो 2553 कम में बेचा होता। तो दोनों को
जोड़ेंगे तो कितना 2553 के ही बराबर आएगा, यानी 23% का जो हो गया वो क्या हो गया 2553। आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर 100 क्रय मूल्य है, अब बेच रहे थे 108 में, लेकिन अब क्या है 2553 रुपया कम में बेच रहे हैं। क्या है, हम कुछ दाम रखे थे, उसका 108% जो है ज़्यादा ले रहे थे लाभ, तो अभी क्या है इसे 2553 से कम में बेचे तो 15% की हानि हो रहा है, यानी ये 85 में बिक रहा था। इन दोनों का जो डिफरेंस है 2553 है, यानी 15 + 8 जुड़ गया, यही जो है वो 23 बराबर क्या है 2553 है। 2553 है तो 100% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,100। क्या है 11,100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 18% लाभ कमाने के लिए इस टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमारे पास तो जो है वो आ गया क्रय मूल्य कितना 11,100 आ गया, यानी x का जो मान है वो आ गया कितना 11,000 आ गया। 11,100 पे हमें क्या करना है 18% का लाभ कमाना है, 118/100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 13,098 रुपया। आंसर हमारा हो जाएगा डी, ना कि यहाँ पर नहीं टिक मारिएगा, 18% एक और जो है वो जुड़ा हुआ है प्रश्न में। निम्नलिखित तालिका को अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दी गई तालिका में 50 व्यक्तियों की दैनिक आय दर्शाती है। कितने व्यक्ति प्रतिदिन 250 या उससे अधिक लेकिन 350 से कम कमाते हैं, तो 250 से कम ये है, 300 से कम लोग 34 है, तो कह रहा कि 250 से या उससे अधिक लेकिन जो है 350 से कम नहीं, 350 से कम कमाते हैं, तो 350 से कम जो है ये 40 है, ये 34 है, ये दोनों जुड़ जाएगा। हमारे पास आंसर हो जाएगा 40 माइनस ये जो है वो अगर मान लिया कि 26 घटा देते हैं, 250 से कम वाला इसमें जुड़ रहा है तो 26, तो हमारा आ जाएगा कितना 34 और 40 में, तो ये हो जाएगा कितना 14। आंसर हमारे पास हो जाएगा ये 14। बस अच्छे से प्रश्न को ध्यान से देखना होगा। 62 नंबर 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 62 के सी होगा। क्या होगा, कौन सा करेगा, तो वो स्कॉटलैंड करेगा, ग्लासगो में होगा। कहाँ, ग्लासगो में होगा, ग्लासगो में होगा 2026 का राष्ट्रमंडल खेल। पहले कहाँ होना था, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाला था, लेकिन ये क्या हुआ कैंसिल कर लिया, ये प्रस्ताव लेने से मना कर दिया। अब होगा स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 11वीं बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा जो है वो है जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू जो है वो कितनी बार 17 बार। इंदिरा गांधी फहराई है 16 बार, और मोदी जो है फहराए कितने बार 11 बार, यानी ये तीसरे पोजीशन पर आ गए हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वां संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो यहाँ पर अगर मान लिया कि 13,234 है, ये कुछ न कुछ तो जो है स्क्वायर में करते हैं, तो इसका स्क्वायर जो होता है 169 आता है। क्या है 169 आता है, लेकिन 234 है, कितने के क्यों तो हो नहीं सकता है। अगर इसे 169 234 में 169 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये 65 आ रहा है। 65 13 गुना 5 6 हो सकता है। क्या है यहाँ पर 13 के स्क्वायर प्लस 13 गुना 5 करते हैं, यानी 169 प्लस 65 करते हैं, ये 234 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार देखते हैं 9 126 के 9 के स्क्वायर प्लस 9 गुना 5 करते हैं, तो ये 81 प्लस 45 126 हो जाएगा। तो उसी तरह अगर मैंने 7 के स्क्वायर प्लस 7 गुना 5 करते हैं 17 49 प्लस 7 35, ये हो जाएगा 84। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सैम ने जैमी से कहा कि मैं तुम्हारी बहन के पति का इकलौता पुत्र हूँ। क्या है, सैम ने जैमी से कहा, अगर कोई है जैमी से कहा कि मैं तुम्हारी बहन, जैमी के कोई बहन है, कोई बहन के पति, क्या है ये पति के इकलौते पुत्र हूँ। क्या है, इकलौता पुत्र हूँ। सैम का जैमी से क्या संबंध है, तो बहन के बेटा, क्या हो जाएगा बहन का बेटा, यानी हो जाएगा बहन का बेटा क्या हो जाएगा भांजा हो जाता है। क्या है भांजा। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्रों में कितने त्रिभुज है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 27 त्रिभुज है। क्या है 27 त्रिभुज होंगे।
नेक्स्ट है, यह चित्र को चुनिए जो अन्य से अलग है। यह चित्र चुनिए जो अन्य से अलग है। इसमें से सी जो है वो अन्य से अलग है, क्योंकि अन्य सभी में काला भाग वृत्त की परिधि से लगा है, जबकि विकल्प सी का काला भाग केंद्र और परिधि दोनों से जो है वो लगा हुआ है। इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। आर टी के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है। आर जो है टी के दक्षिण पश्चिम में, यानी दक्षिण पश्चिम में इधर है, यहाँ पर होगा टी कितना में 50 मीटर। उसके बाद कहता है यदि भी टी के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व इतना होगा, ये भी 50 मीटर है, कहाँ पर है तो भी। तो कह रहा है तो भी और आर की दिशा क्या है, तो भी आर की दिशा क्या है, इसका जो हो जाएगा आर की दिशा, तो भी आर की दिशा, तो आर से हमें देखना है तो ये हो जाएगा पूरब की ओर। क्या है, पूरब की ओर। आंसर जो होगा 68 के डी होगा। भी जो है वो आर के पूर्व दिशा में है। शब्द एनएल का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए, तो इसका जो हो जाएगा वो इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह। आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगर जेड बराबर 52 है, यानी 26 गुना 2 बराबर 52 है, ए सी टी बराबर 48 है, ए सी टी बराबर 48 है, ए का होता है 1, सी का होता है 3, टी का होता है 20, 20 3 23 1 24, यानी 24 गुना 2 48। तो कह रहा है बैट का क्या होगा, बी ए टी, बी का 2, ए का 1, टी का जो होता है 20, 20 2 22 1 23, 23 गुना 2 कितना हो जाएगा 46। आंसर जो हमारा होगा डी। माइट्रोकांडिया क्या है, तो ये दोहरी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली है। राइबोसोम क्या है, वो झिल्ली विहीन होता है, राइबोसोम जो है झिल्ली विहीन होता है, और लाइसोसोम जो है वो एकल झिल्ली होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाता है। क्या हो जाता है, बी हो जाता है। माइट्रोकांडिया को क्या कहा जाता है, तो पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो लाइसोसोम के आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, CaCO3 के। क्या है, दंत मंजन के 3 प्रमुख घटक होते हैं, एब्रेसिव और एक होता है सर्फेक्टेंस और एक फ्लोराइड्स। पहला जो होता है एब्रेसिव्स होता है, दूसरा सर्फेक्टेंस होता है, और तीसरा जो होता है फ्लोराइड्स होता है। यदि एक स्पीसीज में 16 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन और 16 न्यूट्रॉन उपस्थित है तो स्पीसीज का प्रतीक क्या हो जाएगा, स्पीसीज का जो है वो प्रतीक क्या है। तो अगर 16 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 16 न्यूट्रॉन है, तो निश्चित है कि प्रोटॉन से 2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 2 उस पर कोई जो है निगेटिव चार्ज लिया गया है। और यदि परमाणु आयन निर्मित करता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ परिवर्तित होता है, ऋणात्मक आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। परमाणु में यदि प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है तो परमाणु उदासीन होता है। अब इसमें क्या है, जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतने ही जो है वो संख्या उसका होगा। तो ये S 16 है तो 16 किसका, S का होगा। S का जो इस सल्फर है, सल्फर का जो होता है वो 16 होता है, सल्फर का कितना होता है 16 होता है। और ये 2 जो है वो माइनस में होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर रहा है, ये माइनस में। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर होगा 73 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है, फूल का प्रजनन अंग नहीं है तो वो है बाह्यदल। बाह्यदल या बाह्यदल पुंज फूल का प्रजनन अंग नहीं है। बाह्यदल पुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र है, यह प्रायः हरे रंग का होता है, यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। वर्तिकाग्र और वर्तिका मादा जनन अंग के भाग है। पुमांग नर जनन अंग है, जबकि जयांग जो है वो मादा जनन अंग है। किसी पिंड का भार क्या होगा, तो वो होगा ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ध्रुवों पर जो है वो अधिकतम होगा। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी सबसे कम होने से ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी का मान पृथ्वी सतह के अन्य स्थानों से अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यह था ALP का सेट नंबर 6। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।